बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सवाल के प्रोग्राम में आरिफ अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पीटीआई के हवाले से बात करें तो कल रात अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की मुलाकात की वजह से वहाँ पे पीटीआई का एहतजाज, जिसमें एमएनए शायद खटक जो कि गिरने की वजह से उनकी टांग टूटी है, और इसके अलावा वाटर कैनन का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है हुकूमत की जानिब से, जो वहाँ पे कारकुनान थे उनको मुंतशिर करने के लिए। और वहाँ पे जो पीटीआई की जो सीनियर क़यादत थी, उनके साथ भी वहाँ पे गुथम गुथा हुए हैं हुकूमत की जो वहाँ पे पुलिस थी। और इसके अलावा पीटीआई का जो एंटी स्टेट नैरेटिव है अगेंस्ट टू आर्मी, वो कहाँ तक पहुँचा है। और इसके अलावा आज की टॉप स्टोरी में जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने भारत को एक दफ़ा आर्मी चीफ ने फिर ललकारा है कि हम चुप कर वार नहीं करेंगे, हम सामने आके वार करेंगे, जो हमारे ऊपर मैली आंख से जो हमें देखेगा उसको हम भरपूर जवाब देंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पीटीआई को एक दजाली पार्टी करार दिया है, और उनकी जानिब से ये कहना था कि जो पीटीआई है वो मुल्क में इंतशार चाहती है, इनका जो हल है वो मुज़ाकरात से किया जाए। नाजरीन, लंदन से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं मुकीम अहमद खान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुकीम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम पीटीआई के हवाले से बात करें तो कल रात अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया गया है और हुकूमत की जानिब से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है जो वहाँ पे कारकुनान थे उनको मुंतशिर करने के लिए। क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई अपने कारकुनान को, इस मुल्क को, अपनी पार्टी को कहाँ लेके जा रहे हैं? इस हवाले से बताइएगा जनाब। बहुत शुक्रिया आरिफ जितोई साहब अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। कल का वाकया बड़ा ही अफसोसनाक है और हमारी जो इखलाकी अक़दार और समाजी रिवायात हैं उसके खिलाफ है, और मैं किसी भी तौर पे किसी सियासी वर्कर के ऊपर या ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता, और कोई भी जमहूरी जहन का शहरी जो है वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी जानिब ये है कि ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के पास शायद कोई स्ट्रेटजी नहीं है और वो सिर्फ मुलाकात को ही अपनी टॉप प्रायोरिटी समझते हैं और उसी पे उनका फोकस है। और उसमें ये है कि कोई लचक का रवैया ना हुकूमत की जानिब से है ना पीटीआई की जानिब से है। पीटीआई की जो कुल सियासत का या हालिया या मौजूदा दिनों की सियासत का नुक्ता नज़र है वो ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए, और फिर मुलाकात के बाद जो भी शख्स बाहर आता है वो अपनी ही रागनी अलाप रहा होता है, और उसमें ये खुद ये उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि जी वो सलमान अकरम राजा अगर अंदर से मिल के आया तो जो कुछ वो कह रहे हैं बाकियों को उसका यकीन नहीं आ रहा होता। यही पोजीशन कौमी और सूबाई के टिकट्स की नॉमिनेशन या सिलेक्शन के लिए थी कि वो ये कहते थे कि जी ये लिस्ट में थे और ये नहीं थे। सेम सिचुएशन मुलाकातियों के बारे में होती है। अगर 6 वकील या 5 वकील की इजाज़त होती है उसमें पिक एंड चूज हो जाता है। डॉक्टर बाबा रवान चले जाएं तो सलमान अकरम राजा कुछ नहीं होते, फैसल फरीद चौधरी जाते थे तो पार्टी लोग कुछ नहीं होते थे, मिशाइल यूसुफजई गई थी तो खान साहब की बहनों को पसंद नहीं था। अब वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि ये समझ नहीं आता कि वो जो वहाँ से आ रहे हैं वो क्या पैगाम लेके आ रहे हैं और कितना को मिर्च मसाला लगा के पेश कर रहे हैं। अब ये जो सारा सिलसिला बिगड़ा है गुज़िश्ता अभी 6 हफ्ते हो गए। पहले 5 हफ्ते उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, 6वें हफ्ते में मुलाकात की इजाज़त हुई। हलीमा खान और नौरीन खान को जाने नहीं दिया गया, डॉक्टर उस्मा खान को जाने दिया गया। 20 मिनट की मुलाकात थी, वो बाहर आई और उन्होंने खान साहब का आतिफिशानी से भरपूर पैगाम जो दिया, उसके बाद फिर सूरत हाल ख़राब हो गई। वरना हम ये समझ रहे थे कि, और सारी दुनिया का यही नुक्ता नज़र था कि शायद अब बर्फ़ कुछ पिघल गई है और मामलात जो है किसी सीधी डगर पे जाने के करीब हैं। लेकिन इसी दौरान इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो कोई बाहर से ऑपरेट हो रहा है वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और फील्ड मार्शल को टारगेट कर दिया, उनकी ज़ात को टारगेट किया। नतीजे के तौर पे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसने धूम मचा दी। वो भी अनप्रेसिडेंटेड वाकया था।
कि 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और कोई 70 से 100 सहाफ़ी वहाँ इकट्ठे थे और वो सारा फोकस जो था वो इमरान खान, पीटीआई और इमरान खान था। अब कुछ लोग उससे खुश नहीं है कि जनाब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो भी वो ऐसे शख्स के खिलाफ जिसका आप नाम भी नहीं ले रहे, वो अलग एक मसला बन गया, इनके उनके किसके उसके, वो मीम्स भी बन गई। वो वही चीज़ फिर जो है 7 दिसंबर के पेशावर के जलसे में डिस्कस हुई, जहाँ पे ये शाहिद खट्टर ने शोला फिशानी का मुजाहरा किया, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर KPK ने लीडिंग तकरीर की। तो गुजारिश ये है कि एक अजीब व गरीब सूरत हाल क्रिएट हो गई है और इस सारे सिनारियों में अवाम कहीं नहीं है। मुझे ये अफसोस होता है कि इसमें ना कोई अवाम का लेना देना है, ना अवाम के मसाइल की बात है, ना अपोजिशन को फिक्र है, ना हुकूमत को फिक्र है। हुकूमत की तो वैसे ही अच्छा मुकीम साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो PTI है अगेंस्ट टू आर्मी जो ट्वीट किया जा रहा है, जैसे कि आपने फरमाया कि बानी PTI जो भी बात करते हैं बाहर आके उनकी जो बहनें हैं या उनके जो बुकले हैं या उनकी जो सीनियर क़यादत है वो मिसाला लगा के आगे पेश करती है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला चला DG ISPR का, फिर उसके बाद पहले उनकी ट्वीट आई, फिर जहनी मरीज का ये करार देना, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ जाना आर्मी का, क्या समझते हैं कि ये कहाँ मुल्क को लेके जा रहे हैं, किधर इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं? क्या ये मुतहम्मिल हो सकता है हमारा पाकिस्तान इस हवाले से? बड़ा कीमती सवाल है आपका। अब यही तो देखने वाली बात है कि हमारा कोई बॉर्डर सिक्योर नहीं है इस वक्त। हम अफगानिस्तान की सरहद की 1500 किलोमीटर की सरहद की जाने कुर्बान करके हिफाजत कर रहे हैं। जो उसके नेबरिंग इजला हैं, पाना और फाटा है, कोहाट और बन्नू है, और जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। यानी KPK का आधे से ज्यादा सूबा जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। ऐसी ही सूरत हाल बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में है। और इधर ये सूरत हाल है कि बदअमनी और जो दाखिली इख्तलाफात हैं उन्होंने एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा कर दी है। और दूसरा ये है कि वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही, कि आप किसी भी चीज को कोई भी फरीक जो है वो अवाम के तनाजुर में नहीं देख रहा। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो अवाम और गरीब अवाम के नारे लगा के और उनकी वजह से और उनके वोटों से हुकूमत में आते हैं या असेंबली तक पहुंचते हैं, बेशक वो अपोजिशन में हों, वो अब वहां पहुंचने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अब ये सबको जो है वो अपने पॉलिटिकल माइलेज की फिक्र है, अपने सियासी वर्से की फिक्र है, अपनी सियासत को परवान चढ़ाने का नजरिया है, और पॉपुलिस्ट सियासत हो रही है कि वो नारेबाजी और वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद। अब इसमें ना इकोनॉमी बात हो रही है, ना दाखिली अमन और अमान के ऊपर कोई बात हो रही है, ना ह्यूमन राइट्स की किसी को कोई फिक्र है, और ना ही अदलिया से इंसाफ मिल रहा है, ना ही सहाफ़ी जो खुल के बात कर सकता है, नहीं लिख सकता है। अब इस सूरत हाल में बेचैनी नहीं बढ़ेगी, अफरा तफरी नहीं होगी और ब्रेन ड्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? जी अच्छा मुकीम साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने फरमाया ना तो एक मैशत के ऊपर बात हो रही है, ना हमारे मुल्क की जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और ज़राए की जानिब से ये भी खबर सुनने को मिली है कि जो हमारे बैरूनी जो मुल्क है वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग वहाँ आ रहे हैं इनको रोका जाए, इनको ज़्यादा वहाँ पे अपना रिहाइश ना दी जाए, इनको काम ना दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ये बानी PTI, फिर ये नून लीग, फिर ये पीपल्स पार्टी, ये तो अपनी सियासत कर रहे हैं ना, ये अपना एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी हमने अगले इलेक्शन में क्या करना है, और अगेंस्ट टू आर्मी जो नैरेटिव चल पड़ा है, और जो हमारे DG ISPR थे अहमद शरीफ चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ जाना, फिर वही हमारे जो तजिया निगार है उनकी फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बाकी चीज़ों पे। क्या ये कहाँ जा रहा है मुल्क मुकीम साहब? ना तो गरीब का सोचा जा रहा है, ना मुल्क के कानून का सोचा जा रहा है, ना अमन अमान का सोचा जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी
یہی بڑی پریشانی والی بات ہے کہ اس ساری جو پینٹنگ آپ نے ڈرا کی ہے اس میں عوام نام کا پرندہ کہیں نہیں ہے، سارے درخت خالی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب کوئی تو ہو کہ جو یا تو ان فریقین کو ٹیبل تک لے آئے، یا کوئی ایک فریق جو ہے اپنے موقف سے تھوڑا سا نرم ہو جائے، یا کوئی تھرڈ پارٹی گارنٹی دے کے انہیں بٹھائے کسی طریقے سے. تو لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے لڑ کے کسی نے حکومت نہیں لی ہے، اور دنیا میں کہیں ہوا بھی نہیں ہے. کوئی ایک مثال ہو گئی تو میں نہیں کہہ سکتا، جو کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. اور پھر ہماری جو جمہوریت کی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ہم نے 4 ماشاء اللہ بھگتے ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ ون پیس میں کبھی کم ہی کوئی رہا ہے حکومت کے بعد، یا پھانسی کے پھندے پہ جھولا ہے، یا ملک سے باہر گیا ہے، اور یا پھر کنارہ کش ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنا جسہ اور اپنی حیثیت دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے سسٹم میں زندہ ہیں. اور یہ عمران خان کو شاید احساس نہیں ہو رہا کہ وہ تو چلو بھگت لیں گے، وہ تو مطلب اسٹرانگ آدمی ہے، لیکن وہ ورکروں کے کیا قصور ہے؟ ان کے 40,000 ورکروں کے اوپر پرچے ہیں، 10,000 جیلوں میں اور 30,000 بھاگے ہوئے ہیں. یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں. اور باقی جو قیادت ہے وہ جب تک کے پی کے کی حکومت ہے کچھ بچے ہوئے ہیں اور کچھ ملک سے باہر ہیں جو بچ گئے تھے چند پیس. تو ان حالات میں وہ کون سا ایسا ٹرزن ہے، وہ کون سا ایسا ماچو مین ہے، وہ کون سا ایسا رستم زماں ہے کہ فوج کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ تب بھی وہ گنڈا پور سے توقع لگا لیتے ہیں کہ جناب وہ 7 لاکھ کی آرمی کو چیلنج کر دے گا گیٹ کا پھاٹک توڑ کے، اور جناب عمران خان کو باہر لے آئے گا. اب وہ ایسی توقعات انہوں نے سہیل افریدی سے لگا لی. اب وہ اس غبارے میں کتنی ہوا بھریں، پتہ نہیں عجیب عجیب توقعات لگا لیتے. کبھی وہ صدر ٹرمپ کی آمد کے اوپر شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی اور توقع کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی بس اب ہوا اور جب ہوا. لیکن وہ آپ اتنا بھولے ہیں یا تو، اور یا پھر خوش فہم ہیں کہ ہر چیز کو آپ اتنا ایزی لے لیتے ہیں. اور یہ سیاسی کارکن جو ہے وہ کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہوتا ہے، جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے، اور جمہوریت کا جھومر بھی سیاسی کارکن ہوتا ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. اور ان کو جو ہے نا اپنی سیاست کا ایندھن سمجھنا اور استعمال کرنا، اس سے زیادہ زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا جی مکین صاحب، مجھے ایک اور بات بتائیے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پہلے عمران خان نے شیر افضل مروت کے ہاتھ میں قیادت دی، پھر انہوں نے جو القابات پاکستان کی آرمی کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں یا عوام کے بارے میں انہوں نے جو انٹرٹین کیا، اس کے بعد پھر وہ علی امین گنڈا پور آگے جو 26 اکتوبر کو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کیا عمران خان سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے لوگوں کو اب جیسے سہیل افریدی صاحب ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیک ڈور وہ چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آگے وہ کارکنان وہ لیڈر شپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ہیں اور آپ مزاحمت کریں، آپ یعنی آپ احتجاج کریں، آپ فلاں کر دیں؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ملک کو نقصان ہے، ہماری آرمی کو نقصان ہے؟ اس کا حل یہ ہو سکتا تھا کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں. سر یہ اناؤں کی جنگ ہے، اس میں سمجھنے اور سمجھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ آپ کسی کا رجحان اور کسی کی طبیعت، جسے آپ کہتے ہیں طبیعت کا میلان، وہ تبدیل نہیں کر سکتا. اب یہ عمران خان ایک بڑے ایگوٹسٹ آدمی ہیں، بڑے انا پرست آدمی ہیں. اب وہ اس میں بھی اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے ساری عمر ایک دیوتا والی زندگی گزاری ہے، معذرت کے ساتھ، کہ وہ جہاں ہر وقت لوگ ان کی مسکراہٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے بالنگ ایکشن کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ آدمی جو ہے پھر وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہو جاتا ہے کہ یار میں تو سپر نیچرل ہوں. اور وہ اس آدمی کو پھر جو ہے نا کہ وہ زمین پہ آتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ سچویشن یہی ہے. جی اچھا مکین صاحب، یہ بتائیے گا، ہم ایک اور سوال کی جانب آئیں گے
اب جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کو وہ جا کے سمجھائے، جیسے محمود خان اچکزائی ہو گئے، مولانا فضل الرحمان کو وہ خود انوائٹ کر رہے ہیں عمران خان کے وہ آئے مجھے ملے، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور پڑ گئے عمران خان؟ وہ ایک تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں نے جھکنا نہیں ہے، میں نے کسی سے معافی نہیں مانگنی، اب وہ ایک شخص وہ اپنے نظرے پہ ڈٹا ہوا ہے، اور باقی ان کی جو قیادت ہے، جو ان کی پی ٹی آئی کی برسٹر گوہر ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے ان چیزوں کا۔ جو ملک ہے ہمارا وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتا احتجاج کا، اپنا بے روزگاری کا، امن و امان کے حوالے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مان لینا چاہیے مذاکرات کے لیے، ایک فٹ پیچھے چلا جانا چاہیے، اور چیزوں کو دیکھ کے، اپنے ملک کو دیکھ کے، افواج کو دیکھ کے، کارکنان کو دیکھ کے، عوام کو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ان کو آنا چاہیے عمران خان کو؟ دیکھیں جی، دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری ہوئی، سر جنگ ہوئی، جو دنیا کے درمیان 5 سے 7 جنگیں ابھی بھی چل رہی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور بیک ڈور بات چیت ابھی بھی ہو رہی ہے کہ روس اور یوکرین کی ابھی بھی بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے جی، وہ حماس کی اسرائیل کی بھی بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے، یمن کی ہوتی بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب صورتحال کریٹ ہو گئی کہ وہ بات چیت کوئی تو وہ تانا نہیں ہوتا، وہ سیاست دان تو جناب، وہ سیاست تو عملی بات چیت کا ہے، سیاست کوئی تلوار بازی کا مقابلہ تو ہے نہیں، یا نیزہ بازی کا کمپٹیشن تو ہے نہیں۔ ابھی یہ پرابلم ہے کہ اس کو کون سمجھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اگین وہ اپنی میلان طبع کے حساب سے ڈفرنٹ ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں ہے۔ میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو یہی کہا تھا نا کہ وہ تو دیوتا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ تو کہ وہ ان کے آگے نہ محمود خان اچکزئی کچھ ہے، نہ علامہ راجہ ناصر عباس ہے، نہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، نہ گنڈا پور کوئی چیز تھا، نہ آرمی چیف کوئی چیز ہے، نہ حکومت کوئی چیز ہے۔ وہ بھائی اچھا پھر یہ ہے کہ وہ بات کر بھی دیں گے تو پلٹ جائیں گے۔ اب میں نے نام کیوں گنوایا آپ کو، اسی لیے کہ پہلے وہ ان کو آگے کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ہے کہ کوئی دوسرا پتہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ بندہ پھر خراب ہو جاتا ہے جسے آپ آگے پہلے بھیج دیں گے جا بھائی بات کر، وہ جب بات کر کے واپس آتا وہ پتہ نہیں آئی ڈونٹ ایگری ود دس، تو وہ تو سالس تو خراب ہو گیا نا۔ آپ کسی کو اپنا سالسی کے لیے مقرر کرتے ہیں تو پھر اسے فل اتھارٹی دے کے آگے بھیجیں کہ جناب آپ میرے نمائندے جائیں بات کریں، اور اب وہ عمران خان کی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اگلے لمحے میں جناب کب باؤنسر مار دیں، کب یارکر کرا دیں، تو اس چیز سے سارے ڈرتے ہیں، بشمول ان کی پارٹی کے اور بشمول ان کے اپوننٹس کے، کہ بھائی جی ان سے بات کر بھی لی تو کیا ہوگا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر یہ ایسے ہی ہے۔ اور عمران خان جو ہے وہ خام خواہ کے انا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، بات بھی فوج سے کرنی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ آپ صبح شام ان کے خلاف ٹویٹ کر دیں اور ایسے پرسنل اٹیک کر دیں، تو بھائی جان پھر بات کیسے ہوگی؟ آپ تو کبھی کسی چوکی انچارج کو کوئی ذرا بدتمیزی سے بلا لیں تو وہ ساری عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور کجا یہ کہ آپ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کریں گے اس آدمی کو جو اس وقت سب سے پاورفل پوزیشن میں ہے پاکستان میں۔ جب آپ خود یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ سارا نظام جو ہے وہ انہی کے مرہون منت ہے، اور انہی سے ہم نے بات کرنی ہے، اور انہی کو آپ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو بھائی جان پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوئی، آپ کی پالیسی کیا ہے، اور آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اسے واضح کرنے کی ضرورت ہے جی۔ اچھا مقیم صاحب، عمران بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہے، ان کی جانب سے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ادارے بھی میری اپنی ہیں، پھر اس کے بعد پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی مریض قرار دیتے ہیں وہ آرمی چیف کو، پھر اس کے بعد آرمی کی جو پریس کور پھر ان کا ریئیکٹ آتا ہے، پھر ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، جو بیرون ملک بیٹھے ہیں پاکستان میں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتانا تھا کہ ان نون یہ جو فیک ہے، یعنی ان کی کوئی لوکیشن نہیں ہے، کوئی ان کو ٹریس نہیں کر سکتے، تو وہ بیٹھ کے نیگیٹو جو نیریٹو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میری ہے، دوسری طرف وہ اپنی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اداروں کو، آرمی کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈبل مائنڈیڈ جو ہو کے گیم کھیل رہے ہیں؟ بھائی جی ان کی ایک ہی سوچ ہے میرے حساب میں، میں جو اندازہ لگا سکوں وہ یہ ہے کہ جی میری پارٹی میری مرضی،
हाँ हाँ। जी मुकीम साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने तो आपको एक मिसरे में जवाब दे दिया। मैंने वो इमरान खान एक ही सोच के साथ चल रहे हैं कि मेरी पार्टी मेरी मर्जी, ये जवाब है। ठीक हो गया। मुकीम साहब, अब हम वजीर जो हमारे दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, इनके हवाले से बात करेंगे। वो आज बरतानिया के वजीर खारजा से उनकी मुलाकात थी, और जो बरतानिया के अंदर बैठे हमारे कुछ सहाफ़ी हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो एंटी स्टेट नैरेटिव चला रहे हैं आर्मी के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, तो उनकी हवालगी का उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त दी है। आप भी उधर ही मौजूद हैं जनाब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि उनके दौरे का मकसद क्या है, वहाँ की क्या आदाब रखे गए हैं, और क्या चीज़ें वो हासिल करना चाह रहे हैं? जो मोहसिन नकवी है, जो नेगेटिव नैरेटिव जो हमारे वहाँ पे लोग बैठ के चला रहे हैं हमारी रियासत के खिलाफ। अच्छा, अब वो उसमें यह है कि अव्वल अभी जो खबरें हैं वो दो अशखास के गिर्द घूम रही हैं। एक मिर्जा शहजाद अकबर है, और एक और साहब हैं, मेरा ख्याल आदिल राजा। साबिर शाकिर साहब हो गए, अच्छा, शहबाज गिल साहब हो गए, उसके नहीं, अलावा आदिल राजा साहब हो गए। देखिए, नहीं, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शहबाज यूके गिल की बात अमेरिका कर में रहे है। हैं। हाँ। अच्छा, अब ये हुआ कि बहरहाल वो मांग तो लिया उन्होंने, और वो कुछ सबूत भी 2-3 दिन पहले बरतानवी सफीर के हवाले किए गए थे, जो हुकूमत का डोसियर था। यहाँ पे जो पाकिस्तान के सफीर हैं डॉक्टर फैसल, उनसे भी शेयर किए गए, सब कुछ हो गया। अब उनकी मुलाकात भी हो गई। बिहाइंड द सीन जो है बात यही हो रही थी कि हमारे हवाले की जाए। अब ये ऐसा आसान नहीं है। मैं आपको जो असल बात बता दूं कि पाकिस्तान का पहले एक्स्ट्रेडिशन का या कैदियों के तबादले का कोई मुआवजा नहीं है आपस में, वरना अब तक अल्ताफ हुसैन को आप लेके जा चुके होते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के बेशुमार नाम है। अच्छा, और फिर कभी आपको याद हो तो अल-जुल्फ़कार के वक्त, अल्लाह जाने उस वक्त तो आप कहाँ होंगे, तो वो क्या नाम है, अल-जुल्फ़कार तंजीम बनाई थी जिसका इल्ज़ाम मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद पे लगा था। तो वो उस वक्त जो कोई बेशुमार लोग यहाँ पे रहे थे, बल्कि आपके इलाके के जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर भी यहीं थे, और सिंध के साबिक़ वज़ीर आला जाम सादिक़ अली भी यहीं थे। तो जनरल ज़िया की हुकूमत किसी को ले नहीं सकी। ये एक मिसाल है। अच्छा, यही पोजीशन अब है, लेकिन अब कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं कि कुछ मुजरिम हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन बरतानवी हैं, जिनको बरतानिया की हुकूमत पाकिस्तान भेजना चाहती है, यहाँ से निकालना चाहती है, डिपोर्ट करना चाहती है। वो डुअल नेशनल थे, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर कर दी है। वो लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस थे। अब वो बरतानिया की हुकूमत उनको यहाँ से निकाल के मिसाल बनाना चाहती है। पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है कि वो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर कर दी है। अब वो क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान के शहरी नहीं है, अब उनको आप पाकिस्तान कैसे भेजेंगे? एक मसला ये है। तो वो एक गिव एंड टेक उसके हो रहा है। एक दूसरा, आपके नाजरीन की मालूमात के लिए कुछ अर्ज कर दूं कि अगर तो किसी ने पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ हो यहाँ पे, उसको हुकूमत वापस नहीं भेज सकती, बरतानिया की हुकूमत भी, क्योंकि यहाँ पे अदालतें आज़ाद हैं और सिस्टम ऐसा है। अगर कोई आदमी, ये नहीं है कि जी वो मैंने FIA का डायरेक्टर लगाया और मेरे कहने से किसी को भी उठा कर जनाब जहाज पे डाल देगा, मुल्ला ज़ईफ की तरह या किसी और की तरह या अमल कासी की तरह। समझ रहे हैं बात को? तो ये इतना आसान नहीं है। तो बड़ा इसको दिलचस्पी से देखा जा रहा है यहाँ पे कि भाई ये क्या बनेगा और कैसे होगा ये। अच्छा, फिर ये है कि बरतानिया के कुछ रिवायात हैं कि जिन ममालिक में सजाए मौत का कानून मौजूद होता है, वहाँ पे वो किसी को भेजते नहीं है आमतौर पे। अच्छा मुकीम साहब, क्या कहते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुकीम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चीफ डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने खिताब किया। आर्मी चीफ की जानिब से कहना था कि जो भारत है वो किसी खाम ख्याली में न रहे, और हम छुप के बाहर नहीं करेंगे, हम वाजे तौर पे हम सामने आके दिलेरों की तरह, बहादुरों की तरह हम आके वार करेंगे। और भारत को उन्होंने पैगाम दिया कि भारत अब सोच समझ कर हमारे साथ सिस्टम को देख के चले, और एक गलती उनके लिए वबाले जान बन सकती है। क्या आप समझते हैं
कि भारत अब भी गलती कोई कर सकता है, जैसे पहले उन्होंने की, फिर वो अटैक हुआ पाकिस्तान की जानिब से, भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, तो क्या आप समझते हैं कि अब भी भारत कोई गलती कर सकता है? देखिए, भारत जो है ना बड़ा ही एक पस्त जहनियत का दुश्मन है। उसने पहले दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और वो उसका ये होता है कि वो पर्दे के पीछे से, चिलमन के पीछे से छुप के वार कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि सामने से आपके साथ जंग करेगा। उसके पास ये जो अब अफगानिस्तान वाला नया हथियार हाथ आ गया कि वो उनको यूज कर रहा है। वहां उनके स्लीपर सेल्स को उन्होंने एक्टिव कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे बॉर्डर वहां के इनसिक्योर हो गए, वो वहां से आके इंसर्जेंसी कर रहे हैं। तो उनके तो ये तो हो रहा है, मतलब आप अब तवक्को रख रहे हैं कि ये हम कि वो भी और कुछ और करेगा। तो ये जो चेतावनी दी गई है फील्ड मार्शल की तरफ से और वजीर आजम की तरफ से, मतलब इट्स वेरी क्लियर। वो बता रहे हैं बार बार उसको कि भाई अब अगली इस दफा तेरा अशर इससे भी ज्यादा बुरा होगा जो कुछ हमने पहले किया है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मतलब ये कोई खाली कोई गीदड़ बबकी या धमकी वाली बात नहीं है कि जितनी हमने तैयारी की है जंग के बाद भी, वो कई चीजें दुनिया की नजरों से उजल है। हमने टेक्नोलॉजी के मैदान में बेशुमार डेवलपमेंट्स किए हैं गुज़िश्ता 3-4 महीने में, और कई चीजें ऐसी थी कि जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं की, वो भी हमने लॉन्च कर दी है। तो अब यह है कि उनको बताने का मकसद यही है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना हमें पता है कि तुम्हारा इलाज क्या करना है। और ये उसकी जरूरत है। उसकी वजह यह कि वहां पे अभी तक वो बुखार नहीं गया उनका। वो फजूल किस्म के बयानात रोज देते हैं कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अब वो कभी कह देंगे जी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो ये होगा और वो होगा। हालांकि अब वो ये है कि अपना एक पॉलिटिकल माइलेज गेन कर रहे हैं, पब्लिक में इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, और वो बीजेपी की जो वैसी सियासत एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज तो ये है कि उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं है कि अगर वो ये कभी एक्सेप्ट कर लें कि जी वो जंग हार गए थे तो लोगों ने उसकी मोदी की टिक्का बोटी कर देनी है। अब वो झूठ का सहारा ले रहे हैं कि ना वो कि हमारे जहाज गिरे वो नहीं मानते, वो जंग में हारे वो नहीं मानते, उनकी एयरफील्ड तबाह हुई वो नहीं मानते, उनका S-300 सत्यानाश हुआ वो नहीं मानते, और खरीदने के लिए रूस के तरले करते रहे। वो पुतिन आया है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कोई दिफाई मुआहदा नहीं हुआ, और इससे ज्यादा क्या जिलालत होगी उनके लिए। तो वो ये है कि उनसे किसी भी किस्म की खबासत की तवक्को की जा सकती है। तो उन्होंने ठीक उनको बताया कि भाई साहब आप किसी गलतफहमी में मत रहना इस दफा, वरना हम वो करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी ठीक है मुकीम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाजरीन, हमारे साथ लंदन से सीनियर सहाफ़ी मुकीम अहमद खान साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ एक दफ़ा दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान आरिफ इशरत गतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने